पैदा करते हैं। जैसे आपने कहीं डैम पर टरबाइन को घुमाकर पानी से आप जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे वो एसी होगी, ठीक है। अब जो एसी होती है, मैंने कहा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से नहीं बनती, ये इलेक्ट्रॉनों के ऑसिलेट करने से, इलेक्ट्रॉनों के दोलन करने से बनती है। इसमें इलेक्ट्रॉन केवल ऑसिलेट करता रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता, फ्लो नहीं करता। मैंने कहा कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन करेगा उसे हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहेंगे। तो भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी कि एक सेकंड में 50 दोलन होंगे। एक दोलन में 2 बार डायरेक्शन बदलती है, तो टोटल कितनी बार डायरेक्शन बदल जाएगी एक सेकंड के अंदर? 100 बार। फिर मैंने कहा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका मान और दिशा फिक्स नहीं होते, इसकी वैल्यू डायरेक्शन लगातार बदलती है, और डायरेक्शन लगातार बदलेगी। आपको कैसे आइडिया हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो डायरेक्शन इधर होगी, तो लगातार डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा आप ध्यान कर लो, ठीक। अब मैंने कहा कि जब इसकी वैल्यू डायरेक्शन लगातार चेंज होगी, अब समस्या हमारे पास में ये है कि इसकी वैल्यू डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, तो जब मैं वोल्ट मीटर जो इसके साथ कनेक्ट करूंगा, वो वोल्ट मीटर जो वैल्यू मेजर करेगा वो कौन सी वैल्यू होगी? फिर मान लो कि मेरे पास मान लो कि वोल्टेज की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, 0 वोल्ट 1 2 3 4 5, फिर घट के हो गई 5 4 3 2 1 0, तो वोल्टेज की लगातार बढ़ रही है, घट रही है, वोल्टेज की लगातार वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो वोल्ट मीटर लगाऊंगा वैल्यू 3 मेजर करेगा, 5 करेगा, 2 करेगा, 0 करेगा, मैक्सिमम वैल्यू मेजर करेगा, मिनिमम करेगा, कौन सी वैल्यू मेजर करेगा? तो मैंने कहा कि जो वोल्ट मीटर है वो जो वैल्यू मेजर करता है उसे हम कहते हैं वीआरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। और जो वीआरएमएस वैल्यू है, जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछता है पेपर में कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या मेजर करेगा, बहुत सारे बच्चे लिखकर आ जाते हैं कि पीक वैल्यू को मेजर करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को नहीं। बहुत सारे कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू को मेजर करेगा, नहीं, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, एक तरीके से एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। दूसरी चीज, ये बेटा जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वीआरएमएस वैल्यू, ये होती है पीक वैल्यू की अंडर रूट 2, यानी कि पीक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपकी वोल्टेज लगातार चेंज हो रही है, तो मान लो कि आपकी वोल्टेज है 0 1 2 3 4 5 6, फिर होगी 6 5 4 3 2 1 0, तो पीक वैल्यू कितनी पहुंची थी? 6, यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान है, ये उच्चतम मान बटे अंडर रूट 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो वी नोट की वैल्यू है वो क्या होती है? ये होता है इसका पीक वैल्यू, उच्चतम मान, पीक वैल्यू, उच्चतम मान में से क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि हिंदी लिख देता हूं, पहले इंग्लिश लिख दूंगा, यदि यदि वोल्ट मीटर, यदि एसी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यदि एसी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट हो, 220 वोल्ट हो, तो इस एसी वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा? इसने कहा है कि हमारे पास में एक एसी वोल्ट मीटर है, उसका जो पाठ्यांक है, उसकी जो रीडिंग है वो 220 वोल्ट है, तो बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इंग्लिश में अगर मैं लिखूं यहां पे, इफ रीडिंग ऑफ AC voltmeter, if reading of AC voltmeter is 220 volt, then find maximum value of voltage. अब उससे पहले क्वेश्चन को फील करो, समझो। इसने क्या कहा हमारे से? इसने कहा कि मैंने कहीं पे एक वोल्ट मीटर लगाया, मान लो अपने घर में ही एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, और वो वोल्ट मीटर आपको बता रहा है कि 220 वोल्ट पे आके सुई रुक गई। तो मान लो कि आपने घर में वोल्ट मीटर लगाया, इस वोल्ट मीटर की सुई यहां पर थी और ये घूम के रुक गई 220 पे। अगर एसी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट हो तो अधिकतम वैल्यू कहां तक पहुंच रही होगी? आप कहेंगे सर अगर एसी वोल्ट मीटर के पाठ्यांक का मतलब क्या होता है? रीडिंग ऑफ एसी वोल्ट मीटर का मतलब होता है वीआरएमएस वैल्यू, यानी एक्चुअली उसने पेपर में आपको वीआरएमएस वैल्यू दे रखी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो 220 वोल्ट है, तो मुझे पीक वैल्यू बतानी है कितनी होगी। यहां देखना, तो भाई वीआरएमएस वैल्यू जो होती है वो होती है पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2। तो यहां से अगर मैं पीक वैल्यू निकालूंगा तो आएगी वीआरएमएस इंटू रूट 2, तो 220 गुणा रूट 2 का होता है 1.414। अगर आप इसे 1.414 इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो लगभग 311 वोल्ट आ जाएगा ये। यानी कि अगर आपको मैं अब जो बताना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, आप अपने घर में अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे ना तो वोल्ट मीटर 220 दिखाएगा। तो अभी 220 तो एक एवरेज वैल्यू है, तो हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है उसकी वैल्यू तो लगातार बढ़ती है घटती है, यानी हमारे घर में जो 220 वोल्टेज आ रही है इसकी जो पीक वैल्यू है
अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 311 वोल्टेज तक को टच करेगा, 311 को। तो अगर कोई आपसे कह दे कि सेम वोल्टेज की एसी और डीसी में ज्यादा खतरनाक कौन है, तो सेम वोल्टेज की एसी डीसी में एसी ज्यादा खतरनाक होती है। अब जिन मास्टर जी का मैं जिक्र कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि डीसी ज्यादा खतरनाक होती है, कि एसी जो है इसकी वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है, तो बीच में जीरो भी होगी तो ये इतना खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक होगी। अरे भाई इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, पर एक सेकंड में, समझ रहे हो, एक सेकंड में 100 बार वैल्यू चेंज हो रही है। 100 बार इस बात को आप पकड़ भी नहीं पाओगे। हमारे घर में जो 220 वोल्ट आ रहा है ना, अगर मैं इसका मेरा हाथ टच हो जाए इस पे, तो वोल्टेज 311 तक को टच करेगी। और ये इतने तेजी के साथ चीजें बदल रही हैं कि एक सेकंड में कितनी बार वैल्यू 311 तक टच कर रही होगी कि आप लगातार समझो कि 311 को ही आप पकड़ के खड़े हो। इतना तेजी के साथ ये चीजें बदल रही हैं। 311 को टच कर रखा हो आपने, और डीसी को आपने लगातार क्या कर रखा है, 220 को ही कर रखा है। सेम वोल्टेज की एसी डीसी में अगर पेपर में आए तो एसी ज्यादा खतरनाक होती है। इस पर टिक लगा क्या ना है, यानी हमें दिख तो क्या रहा है कि हमारे वोल्ट मीटर बता रहा है कि भाई साहब 220 वोल्ट आ रही है आपके घर में, लेकिन आपको झटका लग रहा है 311 वोल्ट का। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस विभांतर होगा, उतना ही तेज झटका आपको लगेगा। तो सेम वोल्टेज की एसी और डीसी में ध्यान रखेंगे, सेम वोल्टेज की एसी डीसी में एसी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं लिख देता हूं, एट सेम वोल्टेज AC is more dangerous than DC। समान वोल्टेज पर AC DC की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। एट सेम वोल्टेज AC इज मोर डेंजरस देन DC। भाई वो आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू 0 से 311 तक जा रही है, यानी कि वो एवरेज 220 आ रहा है और उसकी पीक वैल्यू 311 तक को टच कर रही है, यानी आपको लगातार 311 का भी झटका लग रहा है। तो सेम वोल्टेज की एसी ज्यादा खतरनाक होती है। जो एसी होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट करते हैं ना, ये ऐसे जो करंट होती है ना, इसका नेचर भी ऐसा होता है कि जो मसल्स है ना, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पैदा करती है, संकुचन, उसके अंदर खिंचाव ज्यादा खतरनाक पैदा करती है। इसके झटके से अपने आप को हटाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आपको डीसी टच कर रहे हो, एसी कर रहे हैं, तो डीसी से आपको अपने आप को हटाना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है, एसी के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होती है। तो एक कह रहा है सर आईटीआई क्लास में भी डीसी वोल्ट खतरनाक बताया था। भाई देखो, अगर आपने डीसी लिया 200 और एसी आपने पकड़ा 80 वोल्ट का, फिर तो डीसी खतरनाक हो जाएगा। भाई जो ज्यादा वोल्ट का होगा वो ज्यादा बड़ा झटका मारेगा मैं, जो ज्यादा वोल्ट का होगा। तो सेम वोल्टेज की एसी और डीसी में, भाई सेम वोल्टेज में तो आप कंपेयर कर सकते हो कि वहां पे 220 है और वो कितना 311 है, तो ये ज्यादा खतरनाक है, इस पर टिक लगाना है। अच्छा दूसरी चीज, अब यहां पे आते हैं। हमारे पास में मैंने कहा आपसे कि जो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है, रीडिंग ऑफ एसी वोल्ट मीटर, वो वीआरएमएस वैल्यू होती है। और वीआरएमएस वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन √2, ये पीक वैल्यू बटे √2 के बराबर होती है। अगर पाठ्यांक 220 है तो मैक्सिमम 311 तक को टच करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर कोई आपसे पूछ ले, ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई रीडिंग ऑफ एसी एमीटर, एसी एमीटर का पाठ्यांक, एसी एमीटर का पाठ्यांक, एसी एमीटर के पाठ्यांक की अगर हम बात करेंगे, वो होता है हमारा IRMS वैल्यू। वही आरएमएस वही है रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। और ये IRMS भी क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2 गुना। तो पेपर में आ जाए कि एसी एमीटर की जो रीडिंग होती है वो IRMS वैल्यू होती है, और एसी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो VRMS वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों वर्ग माध्य मूल मान यानी कि एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं, और ये किसके बराबर होगी, पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर। दूसरी चीज अगली बार मैं दोबारा बताता हूं, सारी बातें ध्यान सुनना। ये पीक वैल्यू बटे अंडर रूट 2 के बराबर होती है। अगर पाठ्यांक 220 है तो मैक्सिमम 311 तक को टच करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर कोई आपसे पूछ ले, ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई रीडिंग ऑफ एसी एमीटर, एसी एमीटर का पाठ्यांक, एसी एमीटर का पाठ्यांक, एसी एमीटर के पाठ्यांक की अगर हम बात करेंगे, वो होता है हमारा IRMS वैल्यू। वही आरएमएस वही है रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। और ये IRMS भी क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2 गुना। तो पेपर में आ जाए कि एसी एमीटर की जो रीडिंग होती है वो IRMS वैल्यू होती है, और एसी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो VRMS वैल्यू, वो होता है हमारा IRMS वैल्यू। वही आरएमएस वही है रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। और ये IRMS भी क्या होता है,
पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2 गुना। तो पेपर में आ जाए कि एसी एमीटर की जो रीडिंग होती है वो IRMS वैल्यू होती है और एसी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो VRMS वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों वर्ग माध्यम मूल मान यानी कि एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं और ये किसके बराबर होगी, पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर। दूसरी चीज अगली बार मैं दोबारा बताता हूं, सारी बातें ध्यान सुनना कि सब मेरे पास साइंस स्पेशल बैच है, उसी से पढ़ूं कि यहाँ के पढ़ूं, तो उसी से पढ़ लो, यहाँ क्यों पढ़ रहे हो फिर। ठीक है, अच्छा एक कह रहे सर आईसीयू में कौन सा करंट का यूज होता है, भाई पता नहीं, वो हमने ध्यान नहीं दिया कभी उस पर, गूगल कर लेना। तो झटका लगाते हैं वैसे, वो कौन सा होता है। अब देखो, अब हमारे पास में मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जो अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, इसका सोर्स क्या है, जनरेटर वगैरह मैंने आपको कई बार बता दिया। ये इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने से बनती है। भारत में जो आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और जो भारत में जो हमारे घर में जो एसी करंट आती है उसकी जो वोल्टेज रहती है 220 आती है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। इसके अलावा मैंने कहा कि एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन होते हैं, तो एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज होगी। फिर मैंने बताया कि इसमें डायरेक्शन और वैल्यू लगातार चेंज हो रही होती है, इसका मान और दिशा लगातार बदल रही होती है। तो अगर मान लगातार बदलेगा तो जो वैल्यू मेजर की जाएगी वो VRMS वैल्यू होगी, वो V नॉट अपॉन √2 के बराबर होगी। और सेम वोल्टेज की AC DC पर AC ज्यादा खतरनाक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आ जाओ, और देखना यहाँ पे ध्यान से कि बेटा जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, AG2 ट्रांसपोर्ट। मान लो आपने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, हरिद्वार में बिजली बनाई और दिल्ली भेजनी है, तो ये ज्यादा इजी होती है ट्रांसपोर्ट करना, AG2 ट्रांसपोर्ट। इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है, इसका इजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम ट्रांसपोर्ट क्यों कर सकते हैं इजिली, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर जो है ना, ट्रांसफॉर्मर जो है वो एसी पे काम करता है। अभी हम जब ट्रांसफॉर्मर आपको पढ़ाएंगे तो बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर की खास बात क्या है, ये वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, और ये वोल्टेज जितने गुना बढ़ाएगा करंट उतने ही गुना कम कर देगा। आप एक चीज देखना, जब भी अल्टरनेटिंग करंट को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आपने सुना होगा ना 33,000 वोल्ट की लाइन, 66,000 वोल्ट की लाइन, 1 लाख वोल्ट की लाइन, ऐसा सुना होगा आपने। तो जब भी हम हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक शहर से दूसरे शहर पर, वो बहुत ही हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं, कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर जितने गुना वोल्टेज बढ़ा देगा उतने ही गुना करंट को कम कर देता है। यानी कि जब अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, अल्टरनेटिंग करंट को जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एक शहर से दूसरे जगह पे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही लो करंट होती है, बहुत ही निम्न। और करंट बहुत ही लो होगी तो हीट बहुत ही कम पैदा होगी। भाई हीट क्या होती है, I²RT। तो अगर आपने कम से कम करंट फ्लो कर रही है तार में, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मान लो कि आप इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर पर, और जो करंट बहुत ही लो फ्लो कर रही हो, बहुत ही लो, तो हीट कम पैदा होगी, यानी कि आपकी एनर्जी का लॉस कम से कम होगा। लेकिन ये काम हम डीसी में नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी ट्रांसफॉर्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता। वहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा के करंट को कम कर दो, जबकि एसी के साथ ये कर सकते हैं कि वोल्टेज जितने गुना बढ़ाएंगे करंट उतने गुना कम कर देंगे। करंट कम होगी तो हीट कम पैदा होगी, एनर्जी का लॉस कम से कम होगा। तो ये फायदा है इसके साथ में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। तो जहां पे इसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां से दूर दूर शहरों तक भेजने के लिए बहुत हाई वोल्टेज पर हम इसे भेजते हैं, तो इसे इजिली एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसे बेटा स्टोर नहीं कर सकते। अल्टरनेटिंग करंट है ना, बैटरी वाली तो ट्रांसपोर्ट स्टोर हो जाती है, कि वहां पे हमारे पास में सारा का सारा बैटरी के अंदर स्टोर है, जब बैटरी लगाओगे तो चल जाएगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगी। इसमें ऐसा नहीं है, जो बनेगी साथ में आपको उसका उतने का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि AG2 ट्रांसपोर्ट करना आसान है, टफ टू स्टोर करना मुश्किल। इसे स्टोर करना बहुत मुश्किल काम है और ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है एक शहर से दूसरे शहर पर, ठीक है। समझ रहे बात को, चलो। तो मैं एक बार आप फटाफट पेपर में देखो, एसी डीसी से ज्यादा क्या आ सकता है। ये रेलवे में बहुत आता है कि भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज का यूज करते हैं। वो भारत का पूछता है 50 हर्ट्ज बताएंगे, वो बताएंगे कौन सी करंट इसकी वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ बदलती है, हम बोलेंगे वो एसी है। वो कौन से इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकता है वो एसी है। वो कौन से इजिली स्टोर कर सकते हैं वो डीसी है। वो कौन इसकी वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ नहीं बदलती वो डीसी है। वो कौन से जो बैटरी से मिलती है डीसी है। वो कौन से जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनती है डीसी है। वो कौन से जो इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने से बनती है वो एसी है। ये सारी बातें आपको ध्यान आ गई होंगी, ठीक है। बेचारे सर अपने होम पे पढ़ाते हैं। हाँ हाँ बोलो भाई, शिवांकर मलिक क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ।
हाँ, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम नहीं करता, वो एसी पे काम करता है। अभी ट्रांसफॉर्मर ही पढ़ेंगे अभी अगला हम। जल्दी बोलो भाई क्या पूछना है, जो पूछना हो कमेंट कर दिया करो, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन लिख रहे हो कि मेरा डाउट है उसका टीचर वेट कर रहा हो। जो पूछना है डाल दो, टीचर को रिप्लाई करना होगा तो कर देगा उसी पे ही, ठीक है। चले, मेरा डाउट है प्लीज है, फिर इस चक्कर में रहोगे फिर तो हो गया काम। अब यहाँ देखना, अभी लिखेंगे यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मर। इसमें बिहार में टीचर वाले पेपर में क्वेश्चन आया था ट्रांसफॉर्मर से, बड़ा अच्छा, वो भी डिस्कस किया जाएगा आपके साथ में। ट्रांसफॉर्मर, ठीक, तो लिख देना ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी, एसी पे काम करता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था ना गैल्वेनोमीटर डीसी पे काम करता है। दूसरा आते हैं, डीसी एग्जाम्पल बताया था बैटरी वाली होती है। अब बेटा जो ट्रांसफॉर्मर है, इसे हम दो टाइप के होते हैं ट्रांसफॉर्मर। एक को हम बोलते हैं स्टेप अप, ऊंचाई। एक होता है स्टेप डाउन, अपचाई। स्टेप डाउन, अपचाई, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो स्टेप अप है, ऐसा कह रहा है कि सर, एक अजय मीना कह रहे सर आप सीए में जॉब करते हो क्या? मैं आपको रोज देखता हूं। मैं सीए में नहीं, सीए के साथ वो भी तो है सेंट्रल वाटर कमीशन, उसमें करता हूं मैं। वो दोनों ऑफिस साथ साथ में ही तो है। वो बात लगे, वो अपनी गाड़ी की पार्किंग जो है वो सीए की तरफ कर देता हूं। खैर वो एक दो बार फोन भी कर दिया उन्होंने कि चेयरमैन साहब के लिए रिजर्व है ये, इसलिए कई बार नहीं भी लगाता हूं उधर में। कई बच्चे लोग यहाँ पे ऐसे ये है अजय मीणा, ये शायद मेरे हिसाब से वहां पे ये वो सिक्योरिटी में होंगे ये। कई बच्चे वहां पे मुझे मिल चुके हैं। मैंने अभी उस पर अगर आपको ध्यान हो, मैंने टेलीग्राम पे एक लड़की का फोटो डाला था अपने साथ में। उस लड़की की अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है, और अभी कल उसके भाई ने मुझे वो उसकी बहन ने फोटो खींचा कि सर एक फोटो लेना अपने आपके साथ, तो उसने अपने भाई को भेजा। उसका भाई भी मेरे से ही पढ़ा है, तो उसने शाम को मेरे पास वो फोटो भेजा। तो उसके भाई से मेरी बात होती है लगातार, पहले भी हो रखी है। उसके भाई ने कहा था सर ये इसका सिलेक्शन हुआ है मेरी बहन का कैरियर विल से, तो आप इसका फोटो मैंने ऐड भी करवाया था। मैंने चाहिए आपकी सिस्टर है जिनका फोटो लिया सुबह। तो ये कह रहा है कि सर ये डिजिटल बोर्ड कितने में होता है? डिजिटल बोर्ड बोर्ड केवल आता है 2 लाख रुपए के आसपास, केवल बोर्ड। कैमरा, कंप्यूटर वगैरह सारी चीजें तो अलग है। हाँ, वो प्रिंसिपल पे अभी आएंगे अमन सिंह, उसमें हम अभी उसमें हमारे यहाँ पे कई बच्चे मुझे मिल चुके हैं। उसमें 3-4 तो लड़के ही मिल चुके हैं। एक लड़की मिली है, एक हमारा स्टूडेंट वहां पे स्टेनोग्राफर है, एक लड़की। एक मेरा स्टूडेंट साइंटिफिक असिस्टेंट है, वैज्ञानिक सहायक है भारत सरकार में, ठीक है। वो भी है हमारे हाइड्रोमेटिक कैडर है। एक AD2 है। मतलब मेरे डिपार्टमेंट में ही 12-14 बच्चे मिल चुके हैं मुझे। चले, देखो स्टेप अप स्टेप डाउन। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार का होता है। स्टेप अप का मतलब होता है कि वो जो वोल्टेज को बढ़ाए, और स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को डाउन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये स्टेप अप जो है ना, ये वोल्टेज को जितने गुना बढ़ाएगा, ये करंट ठीक उतने ही गुना कम कर देता है। अगर इसने वोल्टेज 10 गुना बढ़ा दी, यानी 200 का 2000 वोल्ट कर दिया, तो करंट भी 10 गुना कम कर देगा। अगर पहले वो करंट जो थी वो 10 एम्पियर थी, तो 1 ही एम्पियर रह जाएगी। तो जितने गुना वोल्टेज बढ़ाएगा करंट उतने गुना कम करता है ये। ऐसे ही जरा सर ITI में सीखा था सेम DC वोल्टेज डेंजरस। अब भाई पता नहीं अपने कहां से क्या सीख लिया, अब उसमें क्या करें? अब तो हम लिख दें क्लास में, बच्चों को लिखवा दें कि DC ज्यादा खतरनाक है आपके कहने पे? बताओ, इसका कोई सोल्यूशन तो हमारे पास में है नहीं। अब कोई तुम्हें कुछ भी बता देगा। एक काम करो, और कुछ नहीं तो एक काम करते हैं हम अभी, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों का। चैट जीपीटी वगैरह ये तो ना AI का यूज करते हैं। एट सेम वोल्टेज विच इज मोर डेंजरस, DC और AC? ऐसा लिखा है हमारे पास कि एट द सेम वोल्टेज AC इज जनरली कंसिडर्ड मोर डेंजरस देन DC। वाई AC इज मोर हजार्डस, तो ज्यादा खतरनाक क्यों है? कह रहा है कि AC ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैन कॉज मोर इंटेंस मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने बताया था क्लास में। AC कैन डिस्टर्ब द हार्ट नेचुरल रिदम, इसने कई सारी चीज लिखी, ठीक है। इसलिए कहा कि DC कैन स्टिल कॉज इलेक्ट्रिक शॉक एंड इंजरी, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी दे सकता है। ट्रीट DC विद कॉजन विद फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। बहुत सारी बातें इसने लिखी। रेस्पेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बोथ AC DC दोनों खतरनाक हो सकती है, पर सेम वोल्टेज की AC जो है DC ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। आप इसके लिए सबसे बड़े
ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। चाहे चैट जीपीटी हो, एआई हो, गूगल हो, बहुत सारा कुछ लोग कुछ डेटा डाल देते हैं, कुछ डाल देते हैं, तो सबसे बढ़िया कि ट्वेल्थ की एनसीईआरटी। जो सोलर पैनल लगे होते हैं ना, जो हमारे घर के जो सामान चला रहे हैं, फिर वो फाइनली एसी पे काम कर रहे होते हैं, एसी से करंट पास कर रहे होते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट से। सर आपके साथ एक फोटो लेनी है, आपकी परमिशन हो तो। मीना जी कल मिल जाना, कल तो खैर छुट्टी है, कल परसों मंडे को मैं आऊंगा, तो मंडे को मिल जाना, बहुत बच्चे मिलते हैं वहां पे, तो इतना क्यों सोच रहे हो तुम, तो साथ में ही वहीं पे कर रहे हो, मिल जाना हमारे से मंडे को, ठीक है। सर थंडर होने का क्या वजह है, जो बिजली चमकती है वो है चार्ज पार्टिकल का आपस में रगड़ रगड़ लगना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्मर जो है जितने गुना वोल्टेज बढ़ाएगा करंट उतने गुना कम कर देगा, वोल्टेज जितने गुना घटाएगा उतने गुना करंट को बढ़ा देगा। देखो एक्चुअली उसमें होता क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, इसका अगर आप सिंबल देखेंगे, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है ये, इसमें दो कोइल होती है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कोइल, प्राथमिक कुंडली, भाई हिंदी वाले लिख लेना, जगह नहीं यहाँ पे लिखने की। एक को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कोइल, द्वितीय कुंडली। तो ट्रांसफॉर्मर में दो कोइल होती है। तो ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है, मतलब कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर लिया, आपने हरिद्वार में डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की 1 लाख वाट, अब उस 1 लाख वाट को आपको भेजना है दिल्ली, तो सब क्या करेंगे, पहले ट्रांसफॉर्मर से पास करा के उसकी वोल्टेज बहुत हाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये हमारे पास में जितनी पावर आप प्राइमरी कोइल को दोगे, ठीक उतनी पावर आपको मिलेगी सेकेंडरी पे। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है ये पावर में चेंज नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा नहीं करता कि पावर बना रहा है, नहीं, जितनी पावर आप इसे देंगे प्राइमरी कोइल को, ठीक उतनी पावर मिल जाएगी सेकेंडरी पे। मैं यहाँ पे एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूं। भाई कुछ तो लॉस होगा ही पावर का, ट्रांसफॉर्मर गर्म भी होगा, तो कई बार फूक जाता है ना ट्रांसफॉर्मर, तो जितनी पावर आप इसे देंगे ठीक उतनी पावर आप इसे लेंगे। ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, पावर आपको पता क्या होता है, पावर होता है VI, यानी जो आपने पावर दी, मान लो उसकी वोल्टेज है V1, करंट है उसमें I1, जो पावर मिलेगी उसमें वोल्टेज है V2, करंट मिलेगी I2। तो अब यहां से देखो, अगर मैं V1 अपॉन V2 का रेशो निकालूंगा तो आएगा I2 अपॉन I1 के बराबर। यानी कि अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें, जो मुझे वोल्टेज मिली थी वो V2 थी, जो करंट मिली थी वो क्या थी, I2। अब देखो जो V2 और I2 तो ऊपर नीचे हैं, यानी अगर मुझे वोल्टेज मिलेगी ज्यादा तो करंट कम होगी, वोल्टेज मिलेगी कम तो करंट क्या होगी, ज्यादा। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि V1 अपॉन V2 का जो रेशियो है वो उल्टा है करंट के रेशियो से, यानी कि वोल्टेज अगर आपको ज्यादा मिल रही है तो करंट कम मिलेगी, वोल्टेज कम मिल रही है तो करंट क्या मिलेगी, ज्यादा। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे, जितनी पावर देंगे ठीक उतनी पावर वापस कर देगा ये आपको। अगर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में P1 इज इक्वल टू किसके, P2 के, तो ये मैंने आपको बताया। अब यहां से क्वेश्चन जो बिहार में आया था वो एक बार हम देखते हैं, बिहार वालों ने क्या पूछा हमारे से, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा वो कौन से वाले इसमें है, मिल तो जाएगा। इधर ये देखो, ये बिहार में आया था क्वेश्चन, ये इसे ध्यान से करना। करो ये, देखो इसने कहा है एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर समझ रहे हो ना, जितनी पावर देंगे उतनी मिलेगी, का उपयोग 220 वोल्ट लाइन पर 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर प्रदान करने के लिए किया जाता है ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक में प्रवाहित होने वाली धारा। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 2 एम्पियर एट 110 वोल्ट द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी का मतलब पहली कुंडली से पास होने वाली करंट बतानी है कि ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक में प्रवाहित होने वाली धारा। देखो आप एक चीज देखो, सबसे पहली बात तो
अगर आपने अपेक्षा देखी कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये 110 वोल्ट पे 2 एम्पियर की करंट दे रहा है, 110 वोल्ट पर कितनी दे रहा है, 2 एम्पियर की, तो 220 वोल्ट पे कितनी देगा आपको पता। अगर आपने वोल्टेज कर दी डबल, 110 से कर दी डबल, तो वोल्टेज अगर आपने दुगनी करी तो करंट पहले से आधी कर देगा, यानी कि 1 एम्पियर। तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जितने, जैसे आप ट्रांसफॉर्मर देखो, आप समझ जाना कि जितने गुना ये वोल्टेज को बढ़ाएगा ये करंट उतने ही गुना कम कर देगा। तो वोल्टेज अगर इसने, आपने भाई वोल्टेज जो है 110 से 220 करनी है, तो 110 वोल्टेज पे 2 एम्पीयर करंट दे रहा है, तो कह रहा है कि 220 पे कितनी देगा, तो 220 पे कितनी देगा, तो अगर आपने वोल्टेज कर दी डबल तो करंट पहले से आधी होनी चाहिए कि 1 एम्पीयर की देगा। या आप वैसे कर लो भाई, प्राइमरी कॉइल पे जब पावर देते हैं वो P1 होती है, सेकेंडरी पे होती है पावर P2, तो लिख सकते हैं V1 I1, लिख सकते हैं V2 I2। तो हमारे से कह रहा है कि प्राइमरी में कितनी करंट फ्लो करेगी, यानी कि I1 पूछ रहा है और प्राइमरी पे वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है, प्राइमरी करंट I1 पूछ रहा है और यहाँ पे कितनी वोल्टेज है 110 और करंट कितनी मिल रही है 2 एम्पीयर की। सर आप सोल्व करेंगे 110 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 कट गया, तो I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पीयर की। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मर में, सीधा ध्यान रखना है कि जितने गुना वोल्टेज बढ़ेगी करंट उतने ही गुना कम हो जाएगी। तो अगर ये 110 पे 2 एम्पीयर करंट दे रहा है, तो यानी कि 220 पे कितनी देगा 1 एम्पीयर की। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जो इसमें काम की आती है ट्रांसफॉर्मर में, एक तो इस टाइप को न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है कि वोल्टेज 4 गुना तो करंट 4 गुना कम कर देना, वोल्टेज 6 गुना बढ़ाओगे तो करंट को 6 गुना कम कर देना। दूसरा को पूछता है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंपोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। प्रिंसिपल क्या है इसका, एक चीज देखना, ये जितने गुना वोल्टेज बढ़ा रहा है करंट को उतने गुना कम कर रहा है। बेटा ये देखो ओम के नियम पे तो काम कर नहीं सकता ये भाई, ओम के नियम में तो क्या था, ओम के नियम में तो जितने गुना हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट उतने ही गुना बढ़ती है वोल्ट ओम के नियम में, तो क्योंकि ओम के नियम हम पावर वहां पे क्या करते हैं बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी से जितनी ज्यादा बड़ी वोल्ट की बैटरी होगी उतनी ज्यादा करंट मिलेगी। यहाँ पे हम बनी बनाई पावर दे रहे हैं तो बनी बनाई हमें मिल रही है वही की वही। तो ये ओम के नियम पे काम नहीं करता, ये किस पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे, कि जितनी एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी मिलेगी। तो उसमें कई आपको ऑप्शन लिखे मिलेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर किस पे काम कर रहा है, ये तो आपको लिखा मिलेगा पेपर में, ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक, अगर ये नहीं लिखा मिला तो बेटा आपको लिखा मिलेगा ट्रांसफॉर्मर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैं आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक आगे नहीं मैग्नेटिक चैप्टर में आएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आपको ये भी नहीं लिखा मिला तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक हमारे पास में होता है सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्व प्रेरण, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण। तो यहाँ पे बेटे 2 कोइल के म्यूचुअल रिलेशन पे काम कर रहा है, तो ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं लिखा मिला तो आपको लिखा मिलेगा म्यूचुअल इंडक्शन। ये सब मैग्नेटिज्म आएंगे, ये भी और ये भी, तो टेंशन मत लेना इनकी, अभी के लिए बस याद कर लो ये काम करता है अन्योन प्रेरण पे। बहुत आता है कि ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, नॉर्मली आपको म्यूचुअल इंडक्शन ही लिखा मिलेगा। ये बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये मैं बताया था फैराडे साहब ने, तो आपको लिखा मिलेगा ये काम करता है फैराडे के नियम पर, फैराडेज लॉज, फैराडे के नियमों पर। अब देखो ऑप्शन कैसे कैसे बनाएगा, मान लो कि टीचर को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर टिक लगवाना है,
तो ऐसे पूछेगा ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, तो ऑप्शन मिलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन पे, चार्ज कंजर्वेशन पे, मोमेंटम पे, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। आप लिखेंगे एनर्जी पे, मतलब टीचर को टिक लगवाना फैराडे पे, तो सारे ऑप्शन में साइंटिस्ट के नाम होगा, फैराडे, कुलाम, न्यूटन, किरचॉफ, फैराडे पे टिक लगा देंगे। मतलब उसे म्यूचुअल इंडक्शन पूछना है तो लिख देगा म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, दोनों पे नहीं तो म्यूचुअल पे, ये 4 थ्योरी के नाम लिख देगा। तो पेपर में अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, तो ये लिखा मिलेगा, ये नहीं लिखा मिलेगा तो ये लिखा मिलेगा, नहीं तो ये लिखा मिलेगा, ज्यादा संभावना तीसरे वाले की होती है, ये लिखा मिलेगा। ठीक है, अगर 12 एम्पियर को कैसे कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज में? भाई एम्पियर को वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट कर देगा भाई तू? वो करंट है, वो वोल्टेज है, कैसे कैसे कन्वर्ट करेगा पहले तू ये बता हमें। ठीक, अब हमारे पास में ये कुछ छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम अब आपसे मंडे को। तो मैंने कहा था कि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी अब 9 बजे। बाकी तो हम कल परसों भी मिल ही रहे हैं यूट्यूब पर, कैरियर रेलवे एग्जाम चैनल पे मिलेंगे हम कल भी और परसों भी। तो कल जो हम मिलने वाले हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब एक बार पढ़ के आना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन। ग्रुप डी में इस बार 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म, हर बार 1 करोड़ भर जाते हैं ग्रुप डी में, इनसे घबराना मत भाई। 10th क्लास का बच्चा फॉर्म भर देता है, तो इसमें क्या होता है कि जो अंकल टाइप के लोग भी हो चुके हैं, जिन्होंने 10 साल पहले 10वीं की और उसके बाद पढ़ाई नहीं की, वो भी फॉर्म भर देते हैं। 1 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन जो है ना वो होता है 1.25 लाख में ही। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट देके घबराना नहीं है। 1 करोड़ में से पेपर देने ही जाएंगे 60 लाख, तो 40 लाख तो पेपर देने ही नहीं जाएंगे। तो 60 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, वो पेपर देने जाएंगे। उनमें से कितने तो केवल ऐसे होते हैं कि जिन्हें 2 दिन पहले कोई बताएगा भाई डेट आ गई ग्रुप डी की। बहुत सारे फॉर्म इसलिए भरते हैं क्या तो कुछ जुगाड़ हो जाए कहीं पे, चलो फॉर्म भर देते हैं। तो उनमें जो कंपटीशन होता है वो 1.5 पौने 2 लाख में होता है मैक्सिमम। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय, थैंक यू।